हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 5 होगा। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। इससे पिछले लेक्चर के लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था कि दो वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। आज हमारा दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो ऐसी परिनालिकाएं हैं जिनकी अक्ष एक ही है। जैसे एक परिनालिका ये है, एक इसके ऊपर और बॉन्ड हो रही हो, इसके ऊपर एक और परिनालिका लपेटी गई हो, तो उन दोनों परिनालिकाओं की जो एक्सिस होगी, जो अक्ष होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, एक परिनालिका उसके ऊपर दूसरी और लपेट दी तो उनकी अक्ष सेम होगी। तो ऐसी परिनालिकाएं समाक्ष परिनालिकाएं होती हैं जिनकी अक्ष बिल्कुल एक ही हो, जिनकी सेम अक्ष हो। तो हमने मान लिया दो परिनालिकाएं हैं जिनमें फेरों की संख्या, हमने मान लिया पहली परिनालिका में फेरे N1 है, दूसरी परिनालिका में जो फेरे हैं वो N2 है। क्लियर हो गया। और पहली जो परिनालिका है इसमें बहने वाली धारा I1 है। ठीक, और त्रिज्या हमने ले ली, पहली वाली की त्रिज्या हमने R1 ले ली और दूसरी वाली की त्रिज्या हमने R2। देखिए यहां पर जो वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो पहली परिनालिका में कर रहे हैं और आपको पता है कि दोनों परिनालिकाएं समाक्ष हैं, दोनों पास पास रखी हुई हैं। और जब हम पहली वाली परिनालिका में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी परिनालिका जो होगी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से दूसरी परिनालिका में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए पहली परिनालिका में हमने धारा प्रवाहित की है तो यहां पर लिख दे रहे हैं, यदि पहली परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित की जाए, I1 धारा प्रवाहित करें, तब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, जो पहली परिनालिका है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसे B मान लीजिए। और ये आपने पढ़ा है परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B = μ0 Ni होता है। यहां पर पहली परिनालिका की बात हो रही इसलिए स्मॉल n1 आएगा और I की जगह I1 आ जाएगा। अब देखिए पहली परिनालिका दूसरी परिनालिका दोनों की लंबाई हमने L मान ली क्योंकि दोनों समाक्ष परिनालिकाएं हैं। एक दूसरी परिनालिका है वो उतनी लंबी है और इसी के ऊपर लपेटी गई है, बाउंड की हुई है, तो दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। अगर मान लीजिए पहली इस वाली परिनालिका की लंबाई L है तो इस वाली परिनालिका की लंबाई भी L है। ठीक है, तो यहां पर देखिए μ0 ऐसा ही रहेगा और N1 स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई के फेरे होते हैं और कैपिटल N जो होता है वो टोटल फेरे होते हैं। तो जब हम स्मॉल n के लिए कैपिटल N/L लिख सकते हैं। एकांक लंबाई में फेरे कैसे निकालते हैं, टोटल फेरों के लिए परिनालिका की लंबाई का डिवाइड कर दिया जाए तो एकांक लंबाई में फेरे निकल आते हैं। तो N1 स्मॉल n1 के लिए कैपिटल N1/L लिख सकते हैं और इनटू में चल रहा है I1 सॉरी। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए फर्स्ट। अब दूसरी परिनालिका जो होगी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो दूसरी परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, या फिर पहले दूसरी या दोनों परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निकाल दीजिए। दोनों परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, M बराबर होता है N∅/I। लेकिन यहां पर जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो दूसरी परिनालिका में होगा, इसीलिए यहां phi की जगह phi2 आएगा और n की जगह n2 आएगा। तो N2 phi2/I और I की जगह आ जाएगा I1 क्योंकि धारा हम पहली में प्रवाहित कर रहे हैं और फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी परिनालिका में हो रहा है। अब N2 को तो N2 रहने दीजिए और phi2 की वैल्यू लगा दो। phi बराबर होता है BA
A की जगह A2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब फ्लक्स में परिवर्तन दूसरी में हो रहा है तो BA में जो क्षेत्रफल लगाएंगे वो भी दूसरी कॉइल का ही लगेगा, और अपॉन में क्या चल रहा है I1। ठीक है, अब यहां से हम B की वैल्यू लगा देते हैं। सो M बराबर आ जाएगा हमारा N2, और B की यहां से वैल्यू लगा दो μ0 N1 I1 अपॉन में L, और इधर आपका A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रणालिका है उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, और अपॉन में हमारा I1 यहाँ चल ही रहा, I1 से I1 कैंसिल कर दीजिए। सो M बराबर हो जाएगा μ0 N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ये दो प्रणालिकाओं के बीच, दो समकक्ष प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। भंवर धाराएं होती क्या हैं, एडी करेंट्स क्या है। देखिए, भंवर धाराएं तभी उत्पन्न होती हैं जब हम किसी भी धातु के टुकड़े के लिए, किसी लोहे के टुकड़े के लिए ले लें, कोई भी धातु का टुकड़ा हो सकता है, और उस धातु के टुकड़े के लिए हम एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें जो चुंबकीय क्षेत्र टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से हम यहाँ पर भंवर धाराओं को बना सकते हैं। या तो आप किसी भी धातु के टुकड़े के लिए टुकड़े को कहाँ रखेंगे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। या तो धातु के टुकड़े के लिए किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराइए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। होगा क्या, जब हम किसी भी धातु के टुकड़े को अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्ती है तो फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा है फाई बराबर होता है BA। तो देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। कोई भी धातु का टुकड़ा है, जब आप उसे एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है B बदल रहा है, और जब B बदलेगा तो उस धातु से रिलेटेड या लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप धातु के टुकड़े को गति कराएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे, गतिमान होगा, तब भी उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो हम दोनों में से कोई भी काम कराएं धातु के टुकड़े के लिए तो उस धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और आपने पढ़ा है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और ये जो प्रेरित धाराएं होती हैं वो हमेशा जो हम टुकड़े को गति करा रहे हैं, जो चालक हमारा गति कर रहा है उसकी गति का विरोध करेंगे, क्योंकि जो प्रेरित धारा होती है वो हमेशा उसका अपोज करती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और जो प्रेरित धाराएं होती हैं वो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पानी में भंवर बन जाता है, गोल गोल चक्करदार पानी घूमता है, भंवर जो बन जाता है उससे हम क्या कहते हैं, भंवर कहते हैं। जो गोल गोल चक्करदार होता है वो भंवर होता है, और इसी टाइप की धातु के टुकड़े के अंदर ये करेंट्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसा पानी के अंदर भंवर होता है बिल्कुल ऐसी ये करेंट्स होती हैं, और इन्हीं करेंट्स को कहते हैं भंवर धाराएं, क्योंकि पानी में उत्पन्न चक्करदार भंवर की समान होने की वजह से इन धाराओं को क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। और ये जो धाराएं होती वो इतनी स्ट्रांग होती, इतनी प्रबल होती हैं कि जरा सी देर में जो भी धातु का टुकड़ा है जिसमें ये प्रेरित धाराएं या जिसमें ये भंवर धाराएं उत्पन्न हुई हैं, वो धातु का टुकड़ा थोड़ी सी देर में एकदम रेड हॉट हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है, और रक्त तप्त होने के बाद क्या होता है, वो पिघल जाता है। ठीक है,
तो भंवर धाराएं समझ में आ गई। भंवर धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? जब हम किसी धातु के टुकड़े के लिए या तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या फिर उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, जिसकी वजह से उस धातु के टुकड़े से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के कारण धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो पानी में उत्पन्न चक्करदार भंवर के समान होती हैं, और इन्हीं धाराओं को कहते हैं भंवर धाराएं। ठीक है, और भंवर धाराएं इतनी स्ट्रांग होती हैं कि जरा सी देर में जो लोहे का टुकड़ा है, जो धातु का टुकड़ा है, वो क्या होता है, रक्त तप्त हो जाता है, और रक्त तप्त होकर मेल्ट भी हो सकता है, पिघल जाता है। और भंवर धाराएं हमेशा चालक की गति का अपोज करती है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब भंवर धाराओं से नुकसान क्या है और भंवर धाराओं के एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग और भंवर धाराओं के उपयोग क्या है। भंवर धाराओं के उपयोग पढ़ेंगे और भंवर धाराओं की हानियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हानि की बात करते हैं। भंवर धाराओं से हानियां क्या क्या है? ट्रांसफार्मर सभी लोगों ने देखा है, सुना है, और अगले चैप्टर में ट्रांसफार्मर आप लोगों को पढ़ाएंगे। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है, ट्रांसफार्मर के अंदर देखा होगा बहुत सारी एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके लेमिनेटेड पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर तांबे के जो इंसुलेटेड वायर होते हैं, कॉपर वायर होता है, उसके लिए बाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। बहुत ज्यादा भंवर धाराएं उत्पन्न होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर होता है वो जरा सी देर में भंवर धाराओं की वजह से गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद अगर ये भंवर धाराएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो वो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है, जो ट्रांसफार्मर है, वो हमारा रेड हॉट हो जाएगा, और उसकी जो कॉपर की हमारी कॉइल लगी हुई है, जो बाउंडिंग की हुई है, वो जल जाएगी, मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा। तो ये सब भंवर धाराओं की वजह से ही होता है। और भंवर धाराओं की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर है, जब वो वर्क करता है, कुछ देर चलने के बाद ट्रांसफार्मर धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो फूक जाता है। तो ये सब भंवर धाराओं की वजह से ही ऐसा होता है। अगर इन भंवर धाराओं से हमें बचना है तो जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है उसके लिए लेमिनेटेड बनाना पड़ेगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो हमेशा लेमिनेटेड बनाई जाती है, पटलित लौह क्रोड के रूप में बनाते हैं, जिससे जिसमें भंवर धाराएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और बिल्कुल नष्ट तो नहीं होती, काफी हद तक वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो हमारी उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है, काफी समय तक वो काम करता रहता है और जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो और इसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का एक काफी मात्रा में जो पार्ट होता है वो ऊष्मा के रूप में बेकार चला जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो जो एनर्जी होगी, उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का काफी पार्ट उस हीट एनर्जी में वेस्टेज चला जाता है। तो ये भंवर धाराओं की हानियां हैं। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। भंवर धाराओं के उपयोग क्या क्या है? उपयोग में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उपयोग देखिए, इलेक्ट्रिक ब्रेक में, ट्रेन के ब्रेक में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में, इलेक्ट्रिक ब्रेक, ट्रेन्स में जो ब्रेक लगते हैं वो एडी करेंट्स से ही अप्लाई किए जाते हैं। ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होते हैं, उसके जो पहिए होते हैं, पहिए दोनों पहियों को जोड़ने वाली जो धुरी होती है, देखा होगा सभी लोगों ने, तो जो धुरी होती है उनके दोनों साइड में इधर और इधर ड्रम जैसे लगे होते हैं, ड्रम टाइप के लगे होते हैं। जब भी हमें कहीं ट्रेन के लिए रोकना होता है तो जो ड्रम होता है उसके पास में एक हाई फाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, और जब एक चुंबकीय क्षेत्र में हाई फाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं वहां पर, तो उससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस ड्रम में एडी करंट्स उत्पन्न हो जाती हैं, और जो एडी करंट्स होती हैं वो आपको पता है हमेशा चालक की गति का विरोध करती हैं, जिसकी वजह से जो एडी करंट्स हैं वो उस धुरी की गति का विरोध करती हैं, जिससे पहिए आगे ना बढ़े, उनका अपोज करती हैं, और जो ट्रेन होती है वो रुक जाती है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया। सेकंड है इसका दोलन रुद्ध धारामापी। दोलन रुद्ध धारामापी। डेडबीट गैल्वेनोमीटर।
देखिए, धारामापी आप लोगों ने पढ़ ही लिया था चैप्टर नंबर 4 में। धारामापी का काम करंट के लिए डिटेक्ट करना होता है, बताया था वहां पर। जब हम किसी भी धारामाप जो कॉइल है उसके लिए जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लिए हैंग करते हैं, लटकाते हैं, रखते हैं, तो वो कुंडली अपने एक्सिस के अराउंड घूमना स्टार्ट कर देती है, उसमें मतलब दोलन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस कुंडली को हम दोलन रुद्ध कैसे बनाते हैं, यहाँ पर वो हमें पढ़ना है। तो जब हम किसी भी कुंडली के लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो उस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे, तो जब वो कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय फ्लक्स लाइंस को काटेगी, मतलब उस कुंडली से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा। और जब कुंडली से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित धाराएं या भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और भंवर धाराएं हमेशा चालक की गति का विरोध करती हैं, जिससे जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी वो उसी कुंडली के घूमने का विरोध करने लगेंगी। और कुंडली के घूमने का विरोध करने की वजह से कुंडली कुछ समय के बाद घूमना बंद कर देगी, रुक जाएगी, अर्थात उसके जो दोलन होंगे वो डेड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वही दोलन मापी हमारा दोलन रुद्ध धारामापी होता है। तो इस तरीके से भंवर धाराओं की सहायता से हम डेड वेट जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके लिए बनाते हैं, जिसमें दोलन ना हो, ऐसे गैल्वेनोमीटर के लिए हम बना सकते हैं। थर्ड इसका उपयोग है प्रेरण भट्टी, इंडक्शन फर्नेस। प्रेरण भट्टी, जो प्रेरण भट्टियां होती हैं, इंडक्शन जो फर्नेस होती हैं, उनमें क्या काम करते हैं, जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके लिए मेल्ट करने का काम किया जाता है, पिघलाने का काम किया जाता है। जिस धातु के लिए हमें पिघलाना होता है उसे हम प्रेरण भट्टी में रख देते हैं और उस भट्टी में एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को, एक हाई फाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाता है। जब उसमें आप एक हाई फाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, तो जो धातु का टुकड़ा उसके अंदर या जो धातु उसके अंदर रखी हुई है उस धातु के पूरे आयतन में प्रेरित धाराएं मतलब भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो धातु रेड हॉट हो जाएगी, रक्त तप्त हो जाएगी और कुछ समय के बाद मेल्ट हो जाएगी। ये काम प्रेरण भट्टी का होता है। ठीक है, तो ये हमारा एडी करेंट्स थी, उसकी क्या क्या हानियां हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं, कैसे एडी करेंट्स उत्पन्न होती, इनका नाम एडी करेंट्स क्यों रखा गया है। एक चीज इसमें आप लोगों को और बता दें कि जो एडी करेंट्स के लिए खोजा था, एडी करेंट्स की जो खोज की थी वो फोको ने की थी। फोको साइंटिस्ट इन्होंने की थी और इन्हीं के आधार पर इन भंवर धाराओं को हम फोको धाराएं भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है फोको धारा। ठीक है, तो अगर फोको धाराएं के नाम से आता है तभी आप समझ जाएंगे कि भंवर धाराएं हैं, क्योंकि इनके लिए खोजा था फोको ने, इसीलिए इन्हें फोको करेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरकों का संयोजन। जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर का संयोजन पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन, धारिताओं का संयोजन, श्रेणी और समांतर, रेजिस्टेंस का संयोजन पढ़ा था, सेल का संयोजन पढ़ा था, ऐसे ही प्रेरकों का भी संयोजन होता है। प्रेरकों को दो टाइप से संयोजित करते हैं, दो टाइप से जोड़ा जाता है। एक तो इन सीरीज श्रेणी क्रम होता है और दूसरा समांतर क्रम होता है। सिर्फ इन फार्मूलों का न्यूमेरिकल में यूज होता है, इसीलिए हम आपको लिखाएंगे, बाकी इनका प्रूफ हमारे यहाँ नहीं आता है। तो श्रेणी का जो संयोजन है वो L = L1 + L2 होता है। हमने दो प्रेरक ले लिए, दो प्रेरण कुंडलियां ले ली। अगर पहले का प्रेरकत्व L1, दूसरे का स्वप्रेरकत्व L2 है, देन उनके कॉम्बिनेशन का सीरीज में जो संयोजन होगा या जो कॉम्बाइंड इनका इंडक्टेंस होगा वो L = L1 + L2 होगा। ऐसे ही अगर समांतर की बात करें तो समांतर में बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह 1/L = 1/L1 + 1/L2 होगा। केवल आप लोगों को ये फार्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कोई कुंडली है, एक सिंगल कुंडली है, उस कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी ये हमें बताना है। कोई हमने कुंडली ले ली और उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो कैपिटल L है और हमने उसमें धारा प्रवाहित करना शुरू कर दी। जैसे जैसे हम उसमें धारा प्रवाहित करते जाएंगे, धारा बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 जब धारा अपने अंतिम स्थायी मान तक पहुंच जाएगी, मतलब धारा बढ़ना बंद हो गई, तो उस समय कुंडली में कितनी ऊर्जा संचित होगी उसकी हमें यहाँ पर फार्मूला बताना है। तो हमने मान लिया कि अंतिम जो स्थायी धारा है वो I है, मतलब I धारा के बाद कुंडली में धारा बढ़ना बंद हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। तो इस समय कुंडली में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है वो U = 1/2LI² होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है।
ये फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए। तो कुंडली में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है वो U बराबर 1/2 Li² होती है, और जो श्रेणी समांतर में इनका प्रेरकत्व का ये हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं।